प्यारे बच्चों, वेलकम टू राव सुपर क्लासेस। आज हमारे जो है बच्चे सबसे अधिक परेशान बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के हैं और अक्सर उनके दिमाग में कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करने का विकल्प ढूंढना है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके लिए साइंस क्लास 10th का एक वीडियो ला रहा हूं जो फास्ट रिवीजन के नाम से हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। देखो बच्चे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम साइंस की तैयारी और कम समय में कैसे करेंगे। इसके लिए हमें मुख्य रूप से तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों पार्ट को हमको अलग अलग करके तैयारी करना चाहिए। इसी संदर्भ में हम आपके लिए फिजिक्स का एक फास्ट रिवीजन टॉपिक्स आपको दे रहे हैं। अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब हम शुरू करते हैं आपकी पहली टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चे, तो हम लोग फिजिक्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। आप देखोगे बच्चे कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज देखें। इलेक्ट्रिक चार्ज मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉनों के कंडक्टर्स में मूव करने से प्राप्त होते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं और वे फ्री इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में फाइंड करते हैं। देखो बच्चे, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। देखो यहां N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहां E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये निगेटिव चार्ज होता है। ये बच्चे यहां पर एक न्यूमेरिकल हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज के लिए अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पड़े तो फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू Q अपॉन E के रूप में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और Q जो है 1 कूलम दिया है, E जो है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है। तो ये हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम लोग ये देख सकते हैं, ये देखो बहुत छोटे टॉपिक्स में हम एक न्यूमेरिकल के रूप में भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कराया जाता है तो उसमें जो है
कितने इलेक्ट्रॉन हम फ्लो कराते हैं, तो इसके लिए हम सीधे इसी फार्मूले Q इज इक्वल टू एन इंटू ई का यूज करें और n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई हो जाएगा। Q 1 कूलम दिया है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो बच्चे, एक चीज यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हम बात करते हैं, इसके साथ अब दूसरी चीज हम देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज से हम किसी कंडक्टर्स में क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो यहां पर देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट देखो बच्चे, रेट ऑफ, सीधे सीधे हम लोग कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर्स में ये यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए अगर 1 सेकेंड में जितना हम चार्ज फ्लो कराते हैं, तो वहां पर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट के रूप में फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम टेकन होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चे, यहां पर I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T टाइम टेकन। सो Q इज इक्वल टू N इंटू E हम लोग अभी देखे हैं। तो अगर हम देखें इसका, अगर यहां पर हम एप्लीकेशन करते हैं, तो I इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन T, हमको एक फार्मूला और फाइंड आउट होता है। देखो यहां पर अगर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अगर देखें, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चे एम्पियर। अब देखो एम्पियर क्या होता है, तो एक अगर मान लीजिए कि 1 एम्पियर, तो यहां पर 1 एम्पियर, देखिए एक चार्ज यानी कूलम और एक टाइम सेकेंड, तो ये कूलम अपॉन सेकेंड हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। यहां पर हम लोग ये एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी कंडक्टर्स में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कराया जाए, अगर 1 सेकेंड, तो हम कर सकते हैं कि उसमें हमने 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करा दिए। अब देखो बच्चे, एकदम सीधे सीधे हम लोग कर दें कि 1 एम्पियर इज ए करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग एम्पियर को यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट कंडीशंस, अगर हम देखते हैं तो हमको मिलता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बच्चे हम लोग अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करें और इस फील्ड में एक पॉइंट
से किसी चार्ज को दूसरे पॉइंट तक, चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक अगर लाने में जो हम वर्क करते हैं, तो उस वर्क और इस चार्ज के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। सीधे सीधे हम लोग अगर मान लीजिए एक डेफिनेशन के रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ work done to the test charge bringing from one point to another point in an electric field is called electric potential difference। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। आप देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन W अपॉन Q। तो ये जो है W अपॉन Q के रूप में इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इनको हम वोल्ट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। तो यहां पर 1 वोल्ट को हमें डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि 1 volt is the potential difference when 1 coulomb of when 1 joule of work done doing for 1 coulomb of charge। अगर 1 coulomb of charge को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए हम अगर 1 जूल वर्क करते हैं तो इसे हम 1 वोल्ट करते हैं। यानी हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि 1 volt is a potential difference to bringing 1 coulomb of charge from one point to another point, the work done is 1 joule। तो यहां पर हम 1 volt को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक रूप है। डिफरेंस क्या है कि यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर हम ले चलते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो अब उस टेस्ट चार्ज को हमको इन्फिनिटी से लाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम अगर डेफिनेशन दिखाएं तो हम ये कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज bringing from infinity to any point in an electric field is called electric
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। देखो बच्चे, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का SI यूनिट वोल्ट ही होता है। इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में मेन डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना पड़ता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं वह है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखो बच्चे, हर बोर्ड की परीक्षाओं में यह क्वेश्चन अक्सर किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो ओम्स लॉ क्या है, तो सीधे सीधे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करें कि दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ द physical condition like temperature of a conductor remains unchanged, इसको हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। The ratio of the electric current is directly proportional to the electric potential difference। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मोस्टली बच्चे यहां पर टेम्परेचर ही ज्यादा इफेक्टेड होता है, इसलिए टेम्परेचर को अगर हम अनचेंज कर दें यानी कांस्टेंट कर दें तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं वह इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट I इज प्रोपोर्शन टू V और V प्रोपोर्शन टू I हम कह सकते हैं। तो इस कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है एंड दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो इस तरह से ये जो है ओम्स लॉ है। इन अदर वर्ड्स वी कैन स्टेट दिस लॉ if the physical conditions of a conductors like temperatures remains constant, the ratio of electric potential difference to the electric current remains constant. This constant is denoted by capital R and R is the resistance of the conductor. तो इस तरह से R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के रूप में लेते हैं। देखो बच्चे, अगर हम कह दें इसी क्वेश्चंस में
कि वेरीफाई ओम्स लॉ, तो हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली या एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे कि अगर इनको ग्राफिकली अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें, इस पर हम मान लीजिए करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस पर जो है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट और करंट इन एम्पियर। अगर इसमें अगर इनको हम इन फैक्ट पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यह एक स्ट्रेट लाइन होता है। देखो बच्चे, अगर हम I और V में खींचें या V और I में ग्राफ खींचें तो दोनों कंडीशंस में यह अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो हम कह सकते हैं कि वेरीफाई ओम्स लॉ। तो इस तरह से ओम्स लॉ वेरीफाई होता है। देखिए, आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट और ऐसे टॉपिक्स की चर्चा आगे हम कर रहे हैं कि जिसको बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और यह हर स्टूडेंट को बहुत सावधानी पूर्वक देखना होगा। इसमें मोस्टली हम रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करना चाहते हैं। इसके पहले हम लोग एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम जाने कि विच फैक्टर्स अफेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कौन कौन से फैक्टर वायर के रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। इसके थ्रू हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो यानी अगर हम लोग पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस to the current in the conductor is called resistance of the वायर। इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर करते हैं। यानी आप देख लीजिए, जो हमने ओम्स लॉ में हमने दिखाया कि V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो दिस रेजिस्टेंस इज डिफाइंड इन दिस वे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहां पर हम एक फार्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन I के रूप में फाइंड करते हैं। बच्चे इसे हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। इसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं एज सिंबल दिस। तो ये है ओम। और हम देखें बच्चे, अगर 1 ओम की बात करते हैं तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है। तो यहां पर हम लोग देखिए 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू फाइंड 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो इस तरह से हम 1 ओम को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखोगे बच्चे कि मोस्टली हम जो बात करते हैं वह
फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो बच्चे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि विच फैक्टर अफेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। मतलब जो है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम देखिए मोस्टली जो है फैक्टर अफेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को बहुत सिंपली तरीके से देखो बच्चे कि पहला लेंथ ऑफ द वायर। देखो बच्चे लेंथ ऑफ द वायर, यहां पर आप जान लीजिए कि रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा हमारा फैक्टर है वह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। देखो बच्चे एरिया भी वायर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दो फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को अफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। एक तीसरा फैक्टर भी होता है जो मोस्टली उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब कि नेचर ऑफ द मटेरियल वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मटेरियल के नेचर पर भी इफेक्ट डालता है। क्योंकि जानते हो बच्चे कि मटेरियल जैसे हम मेटल को ही हम अगर यूज करें तो वहां पर हम देखते हैं कि सभी मेटल एक रेजिस्टेंस के नहीं होते हैं, सभी अलग अलग रेजिस्टेंस के होते हैं। किसी का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, किसी का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ऐसे कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मोस्टली जो है रेजिस्टेंस के रूप में अगर किसी वायर का यूज करते हैं तो हम उसी वायर का यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस सबसे हाई हो। तो सबसे हायर रेजिस्टेंस के वायर को ही हम रेजिस्टेंसिव वायर के रूप में यूज करते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम जैसे जो है रेजिस्टेंस की जरूरत के अनुसार जैसे हम रेजिस्टेंस का यूज करें वह उनके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। देखो बच्चे अगर हम इन दोनों कंडीशंस को एक साथ ले लें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अगर कुछ बातों पर डिपेंड कर रहा है जिसको हम लोग अभी देखे हैं तो उसमें अगर हम ये कह दें, अगर रेजिस्टिविटी की डिफाइन करें रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अच्छा बच्चे एक चीज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो यहां पर देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। अभी हम लोग इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि विच फैक्टर्स अफेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो वहां पर हमने देखा कि पहला रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ द वायर या मटेरियल। एंड सेकेंड जो हमने देखा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी हमने दो अगर टर्म को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 अगर दोनों इक्वेशन से हम बात करें
तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखो बच्चे आर प्रोपोर्शन टू, देखिए ए डायरेक्टली है, ए इनवर्सली है, सो एल अपॉन ए, तो ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अगर हम देखते हैं कि ये प्रोपोर्शन को हमको हटाना है तो हम कभी भी इसको प्रोपोर्शन को इक्वल में चेंज करते हैं और एक कांस्टेंट यहां पर अप्लाई करते हैं। यहां पर हम जो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे वह है रो, एंड रो इनटू एल अपॉन ए। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस R is equal to rho into L upon A, where rho is a proportional constant known as resistivity ऑफ ए मटेरियल। तो इसको हम रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल के रूप में फाइंड करते हैं। अब देखोगे कि अगर हम इसको आगे हम देखें तो इसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम देखिए ये पाएंगे कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो इस तरह से हम रेजिस्टिविटी का फार्मूला रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो यहां पर हम एक फार्मूला रेजिस्टिविटी के रूप में फाइंड करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हम रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करें। तो देखो बच्चे कि अगर हम देख लें कि इफ A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter, अगर हम एक वायर ऐसा लेते हैं कि जिसका लेंथ 1 मीटर हो और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हम फ्रॉम वन से हम देखें तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर। तो यहां पर रो इज इक्वल टू आर के रूप में हम फाइंड करते हैं। देखो बच्चे अब हम यहां से इनको हम मोस्टली इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो सिंपल, हमें किसी किताब से, किसी टॉपिक से, किसी सिंपल पेपर से याद करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे रेजिस्टिविटी का फार्मूला लिखें कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, और उस फार्मूले में लेंथ को 1 मीटर ले लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो हम ये कर सकते हैं कि रो यानी रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर। मतलब हम ये कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is a resistance offered by 1 meter length of the wire and 1 meter square क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मान लीजिए कि रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना है तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस तरह से हम यहां पर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, अब यहां पर हम रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बातों को एक साथ डिफाइन करके और हम
अब इसका क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो वहां पर एप्लीकेशन में हम एक कंडीशन देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम एक कैसे जो रेजिस्टेंसिव वायर बनाने के लिए हम किस तरह के वायर का यूज करें। तो देखो बच्चे, एक कंडीशन ये होता है कि एलॉय, तो आप देखोगे कि एलॉय इज यूज्ड टू मेक ए रेजिस्टेंस वायर। आप जानते हो कि अगर हम एलॉय का यूज रेजिस्टेंस वायर के रूप में करते हैं, मतलब है कि एलॉय आर यूज्ड रेजिस्टेंस वायर। तो देखो बच्चे, बिकॉज क्यों हम इनका यूज करते हैं, तो देखोगे कि एलॉय जो होते हैं, बिकॉज एलॉय आर हायर रेजिस्टिविटी, हायर रेजिस्टिविटी, ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा, ये इट कैन नॉट बी easily ऑक्सीडाइज्ड, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। मतलब है कि इनका टेम्परेचर क्या होता है, हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। देखो बच्चे, अगर कहीं क्वेश्चन हमें पूछ दिया जाए कि why alloy are used to make a resistance wire, then you can be say that because alloy are higher resistivity and second it cannot be easily oxidized at higher temperature। तो दो चीज हम लिख करके हम आसानी से इनको डिफाइन कर सकते हैं कि हम एलॉय का यूज हम रेजिस्टेंस वायर के रूप में क्यों करते हैं। दूसरा कंडीशन बच्चे मेटल का होता है। मेटल्स ऑफ लिस्ट रेजिस्टिविटी, देखो बच्चे, मेटल्स ऑफ लिस्ट रेजिस्टिविटी आर यूज्ड इन ट्रांसमिशंस ऑफ इन इलेक्ट्रिसिटी। लिस्ट रेजिस्टिविटी आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन वायर इन इलेक्ट्रिसिटी। बात अब देखिए यहां पर है कि मेटल्स ऑफ लिस्ट रेजिस्टिविटी, लिस्ट रेजिस्टिविटी मेटल्स का यूज हम ट्रांसमिशन वायर के रूप में क्यों करते हैं। तो देखो बच्चे, यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि जो मोस्टली कि ये लिस्ट जो बिकॉज हम लिख सकते हैं, बिकॉज मेटल्स of list resistivity, metals of list resistivities have good conductor of electricity, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बच्चे, ये जितने भी लिस्ट रेजिस्टिव जो है मेटल्स होते हैं, वे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
इसी कंडीशंस में आप देखोगे कि एक मेटल्स है, मेटल्स सिल्वर ये जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखो बच्चे, अब अगर हम ये कर दें, क्यों ये बेस्ट कंडक्टर होता है, तो इसका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। ये इसकी रेजिस्टिविटी सबसे अधिक होती है। तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि हम जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, ट्रांसमिशन लाइन को हम सिल्वर वायर का क्यों नहीं बनाते हैं? क्वेश्चंस may be arises. Then you can be say that the silver have best conductor of electricity because very low resistance, but it cannot be used in a transmission line because it is very costly. ये जो है बहुत कॉस्टली होता है और कॉस्टली मटेरियल का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी के जगह पर, ये सिल्वर के जगह पर हम जो है कॉपर और एल्युमिनियम के वायर का यूज करते हैं। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं कि मेटल्स ऑफ लिस्ट रेजिस्टिविटी आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन वायर इन इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हम ये दूसरे एग्जाम्पल को भी हम फाइंड आउट कर लिए। अब यहां पर अगली टॉपिक्स हम लोग देखेंगे कि वर्क डन और एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी एंड पावर। देखो बच्चे, इससे हम मोस्टली वर्क डन यानी जो भी हम एनर्जी की बात करते हैं, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस से अब वर्क करते हैं तो यह इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस से वर्क जो होता है किस के कारण होता है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी को ही हम ये जो है वर्क डन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि यहां पर अगर देखोगे तो हम एक फार्मूला देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V = W/Q, ये हम लोग पीछे अभी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q। तो ये अगर है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि W = V × Q। यहां ए एनर्जी या वर्क डन और एनर्जी, ये W = V × Q के रूप में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जानते हो बच्चे कि बट Q = IT होता है। तो अगर Q = IT होता है, फ्रॉम 1 देखा जाए तो हम अगर 1 से ले तो फ्रॉम 1 वी हैव यानी W = VIT। तो हम एक फॉर्मूला और एक पा सकते हैं कि W = VIT। अब एक चीज देखो कि हम बाय ओम्स लॉ जानते हैं कि बाय ओम्स लॉ V = IR। अगर हम इसका यूज इसमें करते हैं तो फ्रॉम 2 वी गेट W = I²RT। इस तरह से हम ये एनर्जी या वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
इन फार्मूले से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका हम लोग यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जहां पर हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं, तो उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में वर्क डन यानी एनर्जी के रूप में हम फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चे, अगला हम जो इससे रिलेटेड बात करेंगे वह पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर देखो क्या कंडीशंस फाइंड आउट करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पावर के रूप में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइंड अगर करना चाहते हैं बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ dissipation or work done, dissipation of energy या work done, the rate of dissipation of energy or work done is called इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको हम इलेक्ट्रिक पावर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी या वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर P is equal to work done upon time taken, यानी P is equal to W upon T। यहां पर हम लोग एक फार्मूला P is equal to W upon T के रूप में फाइंड करते हैं। देखो बच्चे, यहां पर अगर हम देख लें W is equal to, तो इफ W is equal to VIT, अभी पीछे हम लोगों ने वर्क डन के रूप में इसको फाइंड किया है कि W is equal to VIT, then P is equal to VIT upon T, यानी T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, P is equal to VI। यहां पर हम एक फार्मूला और यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। अब जो बात आती है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो जान लो बच्चे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के रूप में हम क्या फाइंड करेंगे। तो वहां पर देखोगे कि जो हम SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड is called वाट। तो इसको हम वाट से डिफाइन करते हैं, मतलब कि वन वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट जो है 1 जूल पर सेकेंड। देखो बच्चे, अगर हम थोड़ा सा बड़े यूनिट में जाना चाहते हैं तो अदर यूनिट ऑफ पावर, तो अदर यूनिट ऑफ पावर में जो होता है ये किलोवाट ये होता है 1 किलोवाट, यानी 1 kW इज इक्वल टू 10⁻³ वाट के बराबर होता है। और 1 मेगावाट, तो इसको 1 MW से डिनोट करते हो, 10⁶ वाट होता है। तो इस तरह से अदर यूनिट भी हम इनकी फाइंड करते हैं। तो यहां पर जो है देख लो कि अदर यूनिट, तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर के विषय में देखा है कि इलेक्ट्रिक पावर P is equal to W upon T, P is equal to VI। अब देखो बच्चे, अगर हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं,
सब लोग हम अपने प्रतिष्ठानों में, घरों में, जहां भी देखते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो अगर ये जो है किसी कंज्यूम्ड एनर्जी का अगर ये SI यूनिट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चे किलोवाट आवर। अब देखो बच्चे, इसको हम किलोवाट आवर या ये यूनिट के रूप में लेते हैं, तो किलोवाट आवर या यूनिट। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ 1 किलोवाट आवर इन जूल। हम जूल में 1 किलोवाट आवर एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर देखो बच्चे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 kW इंटू 1 आवर, ये होता है। अगर देखोगे kW यानी 1 kW किलोवाट को बदलें तो ये 1000 वाट हो जाएगा, और आवर को सेकेंड में बदलें तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। यहां देखोगे कि अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 36 और ये 50 लगा दो तो इतना जो है वाट सेकेंड होगा, और ये वाट सेकेंड जो होता है ये 3.6 इंटू 10⁶ ये जूल के बराबर होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी के रूप में हम कंज्यूम करते हैं। तो यहां पर जो है हम 1 किलोवाट आवर को हम कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं ये हम लोगों ने जाना। अब हम देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, उसको हम देखते हैं कि ये एनर्जी को ये कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको फर्स्ट डिवीजन में बहुत हाईलाइटेड कंडीशंस में देखेंगे कि अगर हम ये बताइए कि अगर यहां पर देखा जाए कि विच हैज ए हायर रेजिस्टेंस, क्वेश्चन अगर है कि विच हैज ए हायर रेजिस्टेंस, ये 50 वाट बल्ब और 25 वाट बल्ब, यानी 50 वाट बल्ब और या 25 वाट बल्ब में किसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो हम देखते हैं कि अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो देखो बच्चे, अगर ये वाट मतलब ये पावर का यूनिट है तो इसका मतलब ये जो है P1 इज इक्वल टू 50 वाट कर देंगे एंड P2 इज इक्वल टू 25 वाट करेंगे। तो ये जो होता है, ये कंडीशन हम फाइंड आउट करते हैं। अब जानते हो कि पावर जो है हम ये जो मोस्टली लेते हैं तो वह ये है कि पावर P इज इक्वल टू V² अपॉन R। तो ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट बल्ब के लिए ले लें, फर्स्ट बल्ब के लिए, तो फर्स्ट बल्ब यानी P1 इज इक्वल टू V, सेम कंडीशंस, V² अपॉन R1 हो जाएगा। मतलब कि R1 इज इक्वल टू V² अपॉन P1। V² छोड़ दें बच्चे, और ये जो है P1 हमारा है 50 वाट। अगर दूसरे फॉर सेकेंड बल्ब को लेते हैं तो फॉर सेकेंड बल्ब
ये P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर सेम होगा और अपान R2, तो यहां पर ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P2 और ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 25 वाट। तो हम देखते हैं कि दो कंडीशन हमको मिला। ये R1 देखोगे बच्चे, R1 यहां दोनों V दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में ये 50 है और ये 25 है, इसका मतलब 50 डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होगा और वो न्यूमरेटर दोनों का सेम हो, उस कंडीशंस में रिजल्ट ये कम आते हैं और जो डिनोमिनेटर जो है कम होता है उसका रिजल्ट अधिक आता है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 लेस देन R2, यानी R1 जो होता है का रेजिस्टेंस कम और R2 का रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो हम ये कर सकते हैं देयरफॉर R2 हैज हायर रेजिस्टेंस। तो ये R2 हैज हायर रेजिस्टेंस। इस कंडीशंस में हम R2 को फाइंड आउट करते हैं। तो ये कंडीशंस हो गया आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से। और देखो बच्चे, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको एक बार जरूर देखिए और इसको सीधे सीधे शब्दों में देख लीजिए कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पर यूज कर रहे हैं, दोनों का देखिए डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वह रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। इसको बहुत आसानी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करके और हम डिफरेंट रेजिस्टर्स बनाते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो बच्चे, हम लोग मुख्य रूप से दो तरीकों से रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं। पहला है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कि हम किस 3 रजिस्टर को ले लें, जैसे मान लीजिए कि R1, R2, R3। अगर 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 connected end to end, so potential V1 in R1, V2 in R2 and V3 in R3। तो इस तरह से हम ये पोटेंशियल को भी R1 और R2 में फाइंड करेंगे। देखोगे बच्चे, यहां पर जो है हर रेजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और वहां जो है देखिए V1, V2 और V3 के रूप में लेंगे। यहां देखिए कि अगर हम इसमें I करंट फ्लो कराते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर सर्किट में I करंट फ्लो कर रही है तो उस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, यानी हम ये कर सकते हैं कि इफ 3 registers of resistances R1, R2 and R3 connected end to end called series combination. In this circuit, potential
potential difference V1 in R1, V2 in R2 and V3 in R3. If I ampere of current flows through the circuit, then V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. Total potential difference V is equal to V1 plus V2 plus V3, या इसको लिख सकते हैं ये V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, तो इनको आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब यहां से आई हम लोग कॉमन निकाल दें तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आई आर हो जाएगा, आई से आई कैंसिल, देयरफॉर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर हम अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम डिफरेंट रेजिस्टरों को सीरीज में जोड़ते हैं। इस कंडीशंस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं। अगर हम देखें तो दूसरा केस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब दूसरे जो स्टेप में हम रेजिस्टरों को जोड़ते हैं वह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर हम देखें तो हम दूसरा कंडीशन लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चे, अगर देख लो, अगर 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 अगर तीनों को अगर पैरेलल जोड़ दिया जाए तो उस कंडीशंस में हम देखते हैं कि ये देखिए कि ये दोनों ये जो कॉम्बिनेशन दिया गया है इसमें हम रेजिस्टरों को पैरेलल जोड़ रहे हैं R1, R2 और R3। देखो बच्चे, अगर इस कंडीशंस में देखा जाए तो पोटेंशियल जो होता है इनका सेम होगा। पोटेंशियल जो है हम इनके बीच जो पाएंगे वह पोटेंशियल डिफरेंस वह सेम होगा। और वहां पर देखोगे जो हम आई करंट इसमें फ्लो कराते हैं तो आई करंट अब इनमें अलग अलग डिवाइड हो जाती है। सपोज दैट मान लीजिए इसमें हम I1 करंट फ्लो करा रहे हैं, इसमें I2 और इसमें I3 करंट फ्लो कर रही है। अब देखो बच्चे, अगर इस कंडीशंस को देखे जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ 3 रेजिस्टर्स of resistances R1, R2 and R3 connected at sidewise called parallel combination. Called parallel combination. In this case, current I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3। तो देखो बच्चे, अगर यहां से हम देख रहे हैं सर्किट में तो केवल आई करंट फ्लो कर रही है, तो टोटल करंट
total current in the circuit I is equal to I1 plus I2 plus I3। अब ये वैल्यूज हम यहां पर पुट कर दें तो यहां पर ये हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यानी ये कह सकते हैं V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन ले लें इनमें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब V से V कैंसल आउट तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी यहाँ पर हम लोगों को एक चीज रिमार्क करना होगा कि जब भी हमको रेजिस्टेंस कम करना हो तो हम रेजिस्टरों को पैरेलल जोड़ें। तो इस तरह से हमने दो कॉम्बिनेशन हमने देखा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम एक कंडीशन हो रहा है। अब अगर हम देखें तो अब अगला जो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह हमारा वीडियो जो है इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर होगा। और इस कंडीशंस में अगर हम देखें तो यह हम लोगों का सबसे फास्ट रिवीजन होगा। हम देख करके इसको बहुत इजीली वे में समझ सकते हैं। और इसी के साथ आपसे वो है कि रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।